नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी। क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, इसे संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक परिभाषित किया गया। क्या अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक परिभाषित किया गया है। जो संविधान का भाग 4 है, इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्या आयरलैंड संविधान के भाग 4 को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान में क्यों शामिल किया गया। जैसा कि भारत पहले अंग्रेजों का गुलाम था, जिससे अंग्रेजों ने भारत को खूब लूटा और भारत एक गरीब राष्ट्र बन गया। जब भारत आजाद हुआ, उसके बाद संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया। लेकिन उस समय भारत एक गरीब राष्ट्र था। क्या उस समय भारत एक गरीब राष्ट्र था। इस समय संविधान निर्माताओं के मन में एक विचार आया, क्यों ना हम ये सब प्रावधान करें कि जो भविष्य की सरकारें आएंगी, क्या आगामी सरकारें आएंगी, यदि उनकी आर्थिक स्थिति सही रहे, क्यों ना वो नागरिकों के हित में कुछ कार्य करें। क्या जो भविष्य की आगामी सरकारें आएंगी, वो यदि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक रहे, तो क्यों ना वो नागरिकों के हित में कुछ सकारात्मक कार्य करें, जिससे उनका उत्थान हो सके। क्या उत्थान हो सके। इसीलिए इसे संविधान के भाग 4 को लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। क्या लोक कल्याणकारी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। जो संविधान का भाग 4 है, ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को क्यों शामिल किया गया है। अब चलिए हम देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहां से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। डीपीएसपी भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। क्या लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा बताता है। यहाँ वही राज्य की परिभाषा है जो हमने अनुच्छेद 12 में पढ़ा था। क्या जो राज्य की परिभाषा है जो हमने अनुच्छेद 12 में पढ़ा था, वही राज्य की परिभाषा यहाँ भी है। चलिए एक बार फिर समझ लेते हैं कि आखिर राज्य की परिभाषा क्या है। राज्य की परिभाषा में देश की संसद, क्या देश की संसद, राज्य विधानमंडल, राज्य विधान मंडल, केंद्रीय और राज्य सरकारें, शहरी ग्रामीण स्थानीय निकाय जिसमें पंचायत और नगर पालिका आती है, राज्य की एजेंसियां, संवैधानिक संस्थाएं, गैर संवैधानिक संस्थाएं आदि राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं। इससे हमने और विस्तार से अनुच्छेद 12 में कवर किया था। तो चलिए अब हम अनुच्छेद 37 के ऊपर चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 37, राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। अर्थात संविधान में जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व, इसे अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक परिभाषित किया गया। यह राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वह इसे लागू करे या ना करे, क्योंकि यह संविधान निर्माताओं द्वारा शामिल किया गया था। जब राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक हो तो वह नागरिकों के उत्थान के लिए कुछ सकारात्मक कार्य कर सके, इसलिए इसे न्यायालय जबरदस्ती लागू नहीं करवा सकता। क्या न्यायालय जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक इसे जो है जबरदस्ती लागू नहीं करवा सकता, यह न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं है। यदि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो लिखा गया है वो अधिकार आपको नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। क्या
न्यायालय नहीं जा सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू करवाने के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। यह राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। यह राज्य चाहेगा तो कुछ सकारात्मक कार्य करेगा, यदि नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा, लेकिन उसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। चलिए अब अनुच्छेद 38 को देखते हैं। अनुच्छेद 38 सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। क्या? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। आर्टिकल 38 के अनुसार राज्य का कर्तव्य है कि वह ऐसा सामाजिक व्यवस्था बनाए जिसमें सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। इसका क्या मतलब है? सामाजिक अर्थात राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि समाज में जो है भेदभाव ये सब ना हो, मतलब सामाजिक न्याय इसे ही कहते हैं कि समाज में जो हो सब बराबर हो, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। आर्थिक, अमीर गरीब का भेदभाव ना हो। राजनीतिक, सबको एक समान राजनीतिक शक्ति मिले। जैसे जो आपके वोट की वैल्यू है वो एक नेता के वोट की वैल्यू है, समान है। अर्थात एक आम नागरिक के वोट का वैल्यू और एक प्रधानमंत्री के वोट का वैल्यू समान है। इसे राजनीतिक न्याय कहते हैं। इसीलिए यह प्रावधान किया गया सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। किसी के साथ भेदभाव न हो, अमीर गरीब का भेदभाव न हो, राजनीतिक रूप से सभी समान हो, अर्थात सभी को एक समान शक्ति मिले। जैसे वोट का अधिकार है, एक आम आदमी के वोट का वैल्यू और एक प्रधानमंत्री के वोट का वैल्यू समान होता है। अब चलिए हम अनुच्छेद 39 के ऊपर बात करते हैं। अनुच्छेद 39 आर्थिक न्याय और समानता का आधार। क्या? आर्थिक न्याय और समानता का आधार। समानता का मतलब है कि नागरिकों को एक समान अधिकार मिले, किसी के साथ भेदभाव ना हो। यह अनुच्छेद राज्य को न्यायपूर्ण आर्थिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है। क्या? यह अनुच्छेद राज्य को न्यायपूर्ण आर्थिक व्यवस्था बनाने का निर्देश, अर्थात यह अनुच्छेद जो है राज्य को न्याय प्रदान करने के लिए कहता है कि जैसे किसी के साथ भेदभाव न हो, सभी के साथ समान व्यवहार हो। अनुच्छेद 39 कहता है कि राज्य अपनी नीतियां इस प्रकार बनाए कि अनुच्छेद 39 का ए आजीविका का अधिकार। राज्य पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएगा। अर्थात जो राज्य है ये पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका, आजीविका मतलब जैसे नौकरी, रोजगार, सभी को पर्याप्त मतलब सभी को बराबर अवसर देगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 39 का बी संसाधनों का समान वितरण। क्या? संसाधनों का समान वितरण। राज्य देश के प्राकृतिक और भौतिक संसाधनों का उचित वितरण करेगा। क्या? राज्य देश के प्राकृतिक और भौतिक संसाधनों का उचित वितरण करेगा। अर्थात जैसे राज्य खनिज खानों का वितरण, खनिज खानों का वितरण, जंगल, प्राकृतिक तेल का कुआं आदि वितरण करेगा, इसका उचित वितरण करेगा। अब चलिए हम 39C को समझते हैं। धन का संकेंद्रण न रोकना। क्या? धन का संकेंद्रण रोकना। राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण न हो। संकेंद्रण का मतलब होता है इकट्ठा करना। जैसे राज्य यह प्रयास करेगा कि धन अर्थात पैसा का जो है किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होगा। क्या? जो धन है यह किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होगा, और उत्पादन अर्थात प्रोडक्शन किसी एक व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं होगा। अर्थात जब कोई भी उद्योगपति हो वो चाहे कि हर प्रोडक्ट उत्पादन वही करे, उसके हाथ में सब कुछ हो, तो ऐसा संविधान का अनुच्छेद सी रोकता है कि एक ही हाथ में धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण ना हो। अनुच्छेद 39 का डी समान कार्य के लिए समान वेतन। क्या? समान कार्य के लिए समान वेतन। जैसे महिला, पुरुष आदि नागरिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। क्या? पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए वेतन दिया जाएगा। अर्थात यदि किसी नौकरी में किसी पुरुष को 1000 रुपये मिल रहा है पर डे का, तो महिला को भी 1000 मिलना चाहिए, इससे कम नहीं। यही है समान वेतन। जितना पुरुष को वेतन मिलना चाहिए
उस कार्य के लिए उतना ही उसी कार्य के लिए एक महिला को भी वेतन मिलना चाहिए। अनुच्छेद 39 का ई श्रमिकों और बच्चों की सुरक्षा। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य का कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि श्रमिकों, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की शक्ति और स्वास्थ्य का दुरुपयोग न हो तथा आर्थिक मजबूरी के कारण उन्हें ऐसे कार्यों में न लगाया जाए जो उनके विकास के लिए हानिकारक हो। अर्थात राज्य ये प्रयास करेगा कि जो श्रमिक, पुरुष, महिला और बच्चों, इनके लिए ये प्रावधान करेगा ये किसी मजबूरी में, जैसे पैसे की अभाव में कोई ऐसा खतरनाक काम न करे जिससे उनके जान की खतरा हो। क्या? जिससे उन ऐसा कोई पैसे के अभाव में ऐसा कोई कार्य न करे जिससे उनके जान का खतरा हो। ये इसीलिए यहाँ आर्थिक मजबूरी लिखा गया है कि मतलब पैसे की आर्थिक स्थिति कमजोर है तो कोई ऐसा खतरनाक काम न करे जिससे उनकी जान जा सके। अनुच्छेद 39 का यह बच्चों का विकास। राज्य सुनिश्चित करेगा कि बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में विकास के पर्याप्त अवसर प्राप्त हों तथा उनका शोषण न हो और वह नैतिक, शारीरिक एवं बौद्धिक रूप से स्वस्थ जीवन जी सके। क्या? 39F जो है ये बच्चों की विकास की बात करता है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में विकास के पर्याप्त अवसर प्राप्त हो तथा उनका शोषण न हो और वह नैतिक, शारीरिक एवं बौद्धिक रूप से स्वस्थ जीवन जी सके। जब किसी व्यक्ति को, खासकर बच्चों को जो गरिमामय वातावरण दिया जाता है तो उनका जो है शारीरिक और बौद्धिक विकास अच्छा होता है। अनुच्छेद 39A 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। क्या? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। इसके माध्यम से नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, क्या? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, क्या? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण एक्ट 1987 के अंतर्गत समाज के कमजोर वर्ग को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए और विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए किया गया। क्या है ये? मान लो कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है और यदि वह न्यायालय में जाता है, वह केस इसलिए न हार जाए, उसके पास पैसा नहीं था, वो गरीब था इसलिए केस नहीं लड़ पाया, उसे सजा हो गई। इसीलिए सरकार ने यह प्रावधान किया कि जो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति है, यदि वह न्यायालय की फीस और वकील का फीस चुकाने में असमर्थ है तो सरकार उसके लिए वकील का व्यवस्था करेगी। इसीलिए जो नालसा है, विधिक सेवा प्राधिकरण एक्ट 1987 के माध्यम से 1976 में जोड़ा गया ताकि सभी व्यक्ति को न्याय सुनिश्चित किया जा सके। जो गरीब है उसको निःशुल्क कानूनी सहायता मिलनी चाहिए, इसीलिए यह प्रावधान जोड़ा गया। अनुच्छेद 40 संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायत के गठन के बारे में प्रावधान किया गया था। संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 40 में पंचायत के गठन के बारे में प्रावधान किया था। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से संविधान के भाग 9 में पंचायत का गठन किया गया और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से संविधान के भाग 9 के क में नगर पालिका का गठन किया गया। क्या? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से संविधान के भाग 9 में पंचायत का प्रावधान किया गया और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से संविधान के भाग का ए अर्थात 9 का क में नगर पालिका का गठन किया गया, जिसमें जो पंचायत है ये अनुसूची 11 में है। क्या? जो पंचायत है ये अनुसूची 11 में है और जो नगर पालिका है ये अनुसूची 12 में है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज आर्टिकल 36 से लेकर 40 तक समझ में आया होगा। इसके आगे का आर्टिकल हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद।